सुमेश गितोड़े क्लासेस में पुनः आप लोग का स्वागत है। मैं सुमेश कुमार गितोड़े एमएससी बीएड सीजी सेट क्वालिफाइड, सीजी टेट क्वालिफाइड, सीजीपीएससी में 5 बार दिया है और एक बार मैंने एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का रेलवे का मेंस भी दिया है। अभी सीजी व्यापम के जरिए लेक्चरर मेंस के पोस्ट पर मैं सिलेक्टेड हूँ और वर्तमान में भी सीजी व्यापम के जरिए ही हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में लैब टेक्नीशियन के पोस्ट पर गवर्नमेंट कॉलेज में पोस्टेड हूँ। इस प्रकार कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं का मुझे अनुभव है, जिसके आधार पर मैंने यह वीडियो बनाने का प्रयास किया है। आशा करता हूं कि वीडियो लेक्चर आपको मार्गदर्शन प्रदान करेगा। चलिए आज का वीडियो लेक्चर हम प्रारंभ करते हैं। आज हम देखेंगे भारत की संवैधानिक विकास के अंतर्गत पार्ट 2 में देखेंगे चार्टर एक्ट के अन्य प्रावधान। लास्ट वीडियो में हमने देखा था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और पिट्स इंडिया एक्ट 1784। आज हम देखेंगे 1792 का चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1835 और चार्टर एक्ट 1853। ये हम चार चार्टर एक्ट को इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे। ये जो चार्टर एक्ट है कंपनी शासन के अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में अक्सर इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो लेक्चर हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले है चार्टर एक्ट 1793। जितने भी चार्टर एक्ट है ये कंपनी के लिए बना हुआ था, याद रखेंगे कंपनी को, और ये लगभग 20 वर्षों के लिए सभी चार्टर एक्ट 20-20 साल के लिए बने थे। 1853 तक 20 वर्ष के लिए उनको व्यापार करने की अनुमति ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दी गई थी। इसी क्रम में आज हम देखते हैं सबसे पहले चार्टर एक्ट 1793। देखते हैं इस एक्ट में मुख्य रूप से क्या क्या प्रावधान किए गए। इस एक्ट के द्वारा कंपनी को व्यापार करने के लिए 20 वर्ष की अनुमति दी गई, पुनः 20 वर्ष की अनुमति दी गई। दूसरा है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य को भारतीय राजस्व से वेतन देने की प्रथा प्रारंभ की गई। यहाँ पर अब जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था उसका वेतन इसके पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट देती थी, लेकिन अब यह प्रावधान किया गया इस एक्ट के द्वारा कि इसका वेतन भारतीय राजस्व से अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को जितने मेंबर हैं उनको दिया जाएगा। यह महत्वपूर्ण परिवर्तन था। कानून की व्याख्या के अधिकार न्यायालय को प्रदान किया गया। अब किसी भी प्रकार के यदि कंपनी के विवाद में कोई मामला आ जाता है तो उसकी व्याख्या करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट न्यायालय की स्थापना की गई थी वो उसको व्याख्या का अधिकार प्रदान किया गया। ये प्रमुख रूप से इतने प्रावधान आपके थे। मुख्य रूप से बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य को भारतीय राजस्व से वेतन देना और कानून की व्याख्या करने का अधिकार न्यायालय को प्रदान करना। इसके बाद है चार्टर एक्ट 1813। ये महत्वपूर्ण चार्टर एक्ट है 1813, इसको याद रखेंगे। उस समय जितने भी ब्रिटिश की कंपनियां थी उनमें एक विरोध का भाव सामने आया और ब्रिटिश संसद सदस्यों को उन्होंने इस बात से अवगत कराया कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी को ही भारत में व्यापार करने के लिए, एकाधिकार व्यापार करने के लिए अनुमति क्यों? हम भी वहां व्यापार करना चाहते हैं, हमको भी अनुमति दी जाए। तो ये सब बातें जो उस समय के उदारवादी दृष्टिकोण वाले नेता थे वो सब संसद में ये बात रखी कि क्यों एकाधिकार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जाए, अन्य जो कंपनियां वो भी वहां व्यापार करना चाहती है। तो ये सब परिस्थिति को देखते हुए चार्टर एक्ट 1813 के प्रमुख जो प्रावधान किए गए वो देखते हैं कि क्या क्या है। इस एक्ट के तहत पुनः कंपनी के व्यापार के लिए 20 वर्ष का समय दिया गया, अवधि बढ़ाया गया 20 वर्ष के लिए। इसमें कंपनी का व्यापार का जो एकाधिकार था भारत पर उसको समाप्त कर दिया गया। अब वहां पर कोई भी ब्रिटिश कंपनी जाकर व्यापार कर सकती थी। यह महत्वपूर्ण बदलाव था। लेकिन कंपनी के व्यापार पर एकाधिकार 2 बिंदुओं पर बना रहा। वो थे चाय पर व्यापार करना और चीन के साथ व्यापार करना। ये दोनों बिंदु इंपॉर्टेंट है। चाय और चीन के साथ व्यापार करने पर केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार था, बाकी अन्य कंपनियां भी आकर वहां व्यापार करना प्रारंभ कर सकती थी। ये प्रावधान किए गए। उसके बाद भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए जो बजट है, शिक्षा का बजट, उसमें 1 लाख रुपया स्वीकृत किया गया। उस 1 लाख रुपया में शिक्षा के प्रचार के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए कार्य करना था। यह महत्वपूर्ण बदलाव था, शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया का प्रावधान करना। उसके बाद जो ईसाई मिशनरी थे उनको भारत आने की अनुमति दी गई कि अपना वो धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भारत जा सकते हैं।
ये भी एक महत्वपूर्ण इस चार्टर एक्ट में था। और जितने भी कानून इस दौरान 1813 में बने, उन सब कानून की खासियत ये थी कि जितने भी कानून बनाए जाते थे उन सब के लिए ब्रिटिश संसद की अनुमति या अनुमोदन आवश्यक था। इसको भी आप याद रखेंगे। जितने भी कानून 1813 एक्ट के तहत बनाए गए, उन सब के लिए ब्रिटिश संसद से अनुमति या उसका अनुमोदन होना आवश्यक था। यदि वह अनुमोदन नहीं देता तो वो कानून के रूप नहीं ले सकता था। यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था। इसके बाद हम आते हैं चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 के लिए देखते हैं, एक बड़ा परिवर्तन था। ये प्रशासनिक केंद्रीकरण का शुरुआत यहां से माना जाता है 1835 के चार्टर एक्ट से। मतलब एक केंद्र में एक कोई संगठन था जो कि पूरा प्रशासनिक व्यवस्था अपने हाथ में ले रखा था। ऐसी एक व्यवस्था था 1833 में चार्टर एक्ट में। इसमें भी वही प्रावधान किया गया कि कंपनी का जो व्यापार है उसको 20 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया गया। 20 वर्ष के लिए उनको पुनः आज्ञा पत्र प्रदान किया गया, अनुमति दी गई। उसके बाद जो चाय और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार था उसको भी समाप्त कर दिया गया। याद रखेंगे, चाय और चीन के साथ एकाधिकार का जो व्यापार बना रहा कंपनी का, उसको अब समाप्त कर दिया गया। अब कोई भी ब्रिटिश कंपनी भारत में जाकर किसी भी देश के साथ कोई भी प्रोडक्ट के साथ व्यापार कर सकती थी। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहलाया। याद रखेंगे, पहला गवर्नर, फिर उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल के बाद वो नाम हो गया 1833 में भारत का गवर्नर जनरल। ये भी इंपॉर्टेंट है। इस समय भारत का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त हुए लॉर्ड विलियम बेंटिक। याद रखेंगे, ये वही लॉर्ड विलियम बेंटिक है जो कि सती प्रथा को समाप्त करने का बीड़ा उठाया था इन्होंने। इनके कार्यकाल में 1829 में इस पर कानून बनाया गया था, प्रतिबंध लगाया गया था। अब लॉर्ड विलियम बेंटिक जो भारत का गवर्नर जनरल है उसको प्रशासनिक केंद्रीकरण के तहत बहुत बड़ी शक्ति प्रदान की गई। लगभग जितने भी शक्ति, उनको बहुत शक्तिशाली बनाया गया। समस्त सैन्य और असैन्य अधिकार इस गवर्नर जनरल को प्रदान किया गया, भारत के गवर्नर जनरल को। तो एक तरह से प्रशासनिक केंद्रीकरण की शुरुआत मानी जाती है। अब यहाँ पर मद्रास और बंबई के गवर्नर की विधायी शक्तियां समाप्त कर दी गई। यह महत्वपूर्ण बदलाव, इसको याद रखेंगे। जो मद्रास और बंबई थे वो इसके पहले अपना कानून खुद बनाते थे, लेकिन इस एक्ट के तहत उनको जो कानून बनाने की उनकी जो शक्ति है उनको छीन ली गई। अब उनके बदले जो भारत का गवर्नर जनरल है वही कानून बनाएगा, वही लागू होगा पूरे भारत भर में। तो यह महत्वपूर्ण परिवर्तन था। मद्रास और बंबई के गवर्नर की विधायी शक्तियां समाप्त कर दी गई। अब इसी समय जो कानून बने थे इस एक्ट के आने के पहले वो नियामक कानून कहलाए। याद रखेंगे, वो नियामक कानून कहलाए। और इस एक्ट के बाद जो नए कानून बने उनको अधिनियम या एक्ट कहा गया। ये बिंदु भी आप याद रखेंगे। और इसी समय दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए पहल की गई और आगे चलकर 1854 में फिर दास प्रथा समाप्त होता है। तो ये महत्वपूर्ण परिवर्तन 1833 के एक्ट में। और देखते हैं इसमें क्या हुआ। कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां पूरी तरह समाप्त कर दी गई। याद रखेंगे, कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां समाप्त हो गई और कंपनी को एक प्रशासनिक निकाय के रूप में कार्य करने का जिम्मा सौंपा गया। प्रशासनिक निकाय के रूप में व्यापारिक गतिविधियां समाप्त होगी और प्रशासनिक निकाय के रूप में उनको कार्य करने का जिम्मा सौंपा गया। और इसी दौरान यहाँ इस कंपनी में भर्ती होने के लिए सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इसमें ये बात भी रखी गई कि किसी भी धर्म, जाति, लिंग और रंग भेद के कारण भारतीयों को इस प्रतियोगिता में शामिल होने से रोका नहीं जा सकता। ऐसा करके एक प्रावधान किया गया था। लेकिन जो कोड ऑफ डायरेक्टर है, कोड ऑफ डायरेक्टर निदेशक मंडल, उनके विरोध के कारण यह प्रावधान निरस्त कर दिया, अमल में नहीं ला सका ये। अब इसी दौरान जो गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। विधि सदस्य, वो विधि सदस्य थे लॉर्ड मेकाले। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु है। लॉर्ड मेकाले विधि सदस्य के रूप में नियुक्त हुए थे और ये अस्थायी रूप से नियुक्त हुए, अस्थायी सदस्य के तौर पर नियुक्त हुए थे और उनको मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। इस बात को भी आप याद रखेंगे। शामिल तो जरूर हो सकते थे परिषद में, लेकिन मतदान का अधिकार उनको नहीं था। तो इतनी बातें आपके चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही आवश्यक है। इसको आप बिल्कुल पॉइंट वाइज इसको याद रखेंगे। इसके बाद अब आता है चार्टर एक्ट 1853। इस पर हम नजर डालते हैं कि इस एक्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए।
चार्टर एक्ट 1853, ये इस जो 20-20 साल का जो एक्ट बनता था, इस एक्ट के सीरीज में कंपनी के शासन के अंतर्गत ये अंतिम चार्टर एक्ट था। याद रखेंगे, अंतिम चार्टर एक्ट 1853। इसमें कुछ जो प्रावधान किए गए वो देखते हैं। अब इसमें यह प्रावधान कर दिया गया कि इस एक्ट के लिए ये नहीं कहा गया कि ये 20 वर्ष के लिए होगा। इसकी एक खासियत थी कि 20 वर्ष के लिए इनको पुनः निर्धारित नहीं किया गया। इसका मतलब यह था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी भी समय जो कंपनी के शासन को समाप्त कर सकती थी। उनको एक भरोसा नहीं दिया गया कि आप 20 वर्ष के लिए पुनः व्यापार करने का अधिकार मिलता है। तो इस बात को याद रखेंगे। इस एक्ट के द्वारा एक अंदेशा जारी किया गया कि कंपनी का शासन कभी भी समाप्त हो सकता है। अब गवर्नर जनरल की जो परिषद है, उस परिषद को पहले दोनों कार्य करना पड़ते थे, विधायी कार्य भी और प्रशासनिक कार्य भी। अब इसमें से इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल ने विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्य इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया। विधायी कार्य, कानून बनाने के कार्य अलग कोई करेगा और प्रशासनिक कार्य अलग करेगा। इस प्रकार से इनका कार्य विभाजन हुआ और इस कार्य विभाजन के अंतर्गत पहली बार केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई, क्योंकि कानून बनाने के लिए कोई आवश्यक संस्था चाहिए थी। तो इसके लिए केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। उसमें 12 सदस्य रखे गए। याद रखेंगे, 12 सदस्य। और ये जो 12 सदस्य थे वो भारतीय ब्रिटिश प्रांत के थे और भारत के क्षेत्र के थे। इन्हीं में से शामिल होते थे इसमें। तो यहाँ से एक क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू होता है। इसको भी आप याद रखेंगे। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत मतलब क्षेत्र के प्रतिनिधि को इस परिषद में, विधानसभा की परिषद में शामिल होने का अवसर दिया गया। तो एक क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत 1853 से प्रारंभ होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से याद रखेंगे। उसके बाद गवर्नर जनरल परिषद के 6 नए सदस्य जो बनाए गए, उन 6 नए सदस्य में से 4 सदस्य जो होते थे वो आपके बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा ये प्रांत से लिए जाते थे। याद रखेंगे, बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा यहाँ से। और उसके बाद जो लॉर्ड मेकाले इस समय विधि सदस्य बनाए गए थे 1835 के एक्ट में, उसके अंतर्गत इस विधि सदस्य का जो पद है उसको स्थायी कर दिया गया। अब वो मतदान में भाग ले सकता था, बहस कर सकता था। तो ये इसको एक स्ट्रांग मतलब मजबूत बनाया गया विधि सदस्य को। लॉर्ड मेकाले थे और फिर बाद में इनको विधि आयोग बनाने के लिए भी कहा गया। एक विधि आयोग भी उन्होंने बनाया। कंपनी में भर्ती हेतु प्रतियोगी परीक्षा का प्रारंभ किया गया। 1833 में केवल एक प्रयास किया गया था कि ऐसा कर सकते हैं हम खुली प्रतियोगी परीक्षा के लिए। लेकिन यहाँ उस एक्ट को लाया गया कि कंपनी के महत्वपूर्ण पदों पर अब प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती की जाएगी। तो एक जो आगे चलकर भारत में जो प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चयन का मापदंड बना, जो कि यूपीएससी एग्जाम लेता है या स्टेट पीएससी सब एग्जाम लेते हैं, उसी का एक आधार बना था। तो इस प्रकार से 1853 के एक्ट में कुछ ये प्रावधान थे। आप ये सब बिंदु को तो प्रमुख एक्ट है उसके प्रमुख बिंदुओं को एकदम पॉइंट वाइज आपको याद करना है, क्योंकि एक सीक्वेंस में चल रहा है ये सब चीज। और याद रखेंगे इस 1853 तक द्वैध शासन चल ही रहा था। इसको याद रखेंगे, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का शासन, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का शासन। द्वैध शासन अभी चल रहा था, वही हायरार्की वही था। सबसे टॉप में बीओसी था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसके नीचे बीओडी था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसके नीचे गवर्नर जनरल थे जो भारत के गवर्नर जनरल कहलाए। अब उसके नीचे में अंडर में आपके 2 मद्रास और बॉम्बे इसके जो गवर्नर थे वो थे। इस प्रकार ये हायरार्की का पद इसमें बना रहा और कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए तो उसको मैंने इसमें बताने का प्रयास किया है। इस प्रकार जो कंपनी के शासन के अंतर्गत चार्टर एक्ट था उसका एक सीरीज यहाँ पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो कानून बनाए गए उस पर हम चर्चा करेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट आप अवश्य ले लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।